गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। छत्तीसगढ़ के सभी वो विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं उनको गुड इवनिंग, है ना। उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष कुमार चंद्राकर आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ। और आज अब राष्ट्रपति सीरीज की तीसरी क्लास है ना, थर्ड क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति सीरीज में कौन सी क्लास है? हमारी थर्ड क्लास। और आर्टिकल जहाँ तक मुझको ध्यान है, आर्टिकल 61 तक कंप्लीट हो गया है लास्ट दो क्लासेस में। 52, 53, 54, एक पूरा 56 तक चले गया था, एक फिर 55 तक चले गया था। फिर अगली क्लास में मैंने 56 से लेकर आपका 61 तक, है ना, ये अच्छा आर्टिकल पढ़ाया। अगले आर्टिकल्स पढ़ते हैं बच्चों और जल्दी स्टार्ट करते हैं समय खराब ना करते हुए। आर्टिकल 71, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, से संबंधित चुनाव, निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन से, इन दोनों के निर्वाचन से संबंधित इनसे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो इनके विवादों का निपटारा कहां किया जाएगा? इसका फैसला कहां लिया जाएगा? ओनली एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, जिला कोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, कोई हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, ओनली एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट। तो ये हम जो पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जब हम लोग क्षेत्राधिकार पढ़ेंगे, न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो उसके न्यायिक क्षेत्राधिकार में एक चीज शामिल होता है, ऐसे केसेस जो कोई व्यक्ति जिला कोर्ट में हार के हाई कोर्ट में अपील किया, फिर अपील किया, तो उसको अपील के द्वारा ऊपर पहुंचना बोलते हैं। ठीक है, अपील के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। वो केस लेकिन जिला कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं। ठीक, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट में दायर होते हैं। ठीक, हाई कोर्ट सुनवाई के लिए सक्षम है। कुछ ऐसे केस होते हैं जो पहली बार में कहाँ दाखिल होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, मतलब ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना हाई कोर्ट। तो प्रारंभिक तौर पर वो कहाँ पर दाखिल किए जाते हैं ऐसे केस? ओनली सुप्रीम कोर्ट में। इसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इनिशियल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो विवाद है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवाद, राष्ट्रपति के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल है, ये ध्यान कर लीजिएगा। आर्टिकल 72 आपका क्या है बच्चों? इसमें क्षमादान की शक्ति, द पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान मतलब क्या है? न्यायिक शक्ति है, ये एक प्रकार का जुडिशियल पावर है। तो जुडिशरी पावर क्या? न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ सुनने की शक्ति। ठीक है, अपील नहीं है ये। ठीक है, ध्यान कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो अपील नहीं है, बस ये क्या है, राष्ट्रपति के पास आप क्या कर रहे हो, आप याचिका लगा रहे हो कि माई बाप हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दो, फलाना 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 ऐसा ऐसा हमारे घर का मैटर था। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर रहे हो, बस आप क्या कर रहे हो, क्षमा याचिका लगा रहे हो। अपील नहीं कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वहां अपील हो गया फिर वहां हम जीतेंगे, वो चीज नहीं, अपील नहीं है। ठीक है, क्षमादान, क्षमादान की शक्तियां, ये हम लोग कहाँ से लेंगे? इंग्लैंड से लेंगे। इंग्लैंड में भी देखो संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर राजा भी है। मान लो वहां के कोर्ट ने, ठीक है, जो भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर तो नहीं, लेकिन जो कोर्ट है उसने अगर कोई सजा सुना दी तो राजा के हाथ में था कि क्षमा कर देना भाई, इसको क्षमा कर देना। इला तो वैसी शक्ति किसको दे दिया गया? भारत में राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक, वैसी शक्ति भारत में किसको दे दी गई? भारत के राष्ट्रपति के हाथ में। इट इज कॉल्ड द पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में 5 चीजें शामिल है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में 5 शक्तियां हैं, 5 शक्तियां, इनको कोर्ट बना के पूछता है। देयर आर 5 पावर्स। सबसे पहला क्या है इसके अंतर्गत? देखिए, लघुकरण, कम्यूट। दूसरा क्या है? परिहार। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? परिहार, रेमेशन। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? आपका विराम।
रिस्पाइट। चौथा क्या है प्यारे बच्चों? प्रविलंबन। रिप्रीव। और पांचवा क्या है प्यारे बच्चों? क्षमा, पार्डन। ठीक, ये 5 शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में है। लघुकरण का मतलब क्या होता है, रेमिशन का मतलब क्या होता है, विराम का मतलब क्या होता है, प्रविलंबन का मतलब क्या होता है और क्षमा का मतलब क्या होता है, सबको हमको अलग अलग समझना पड़ेगा। ये पांचों शक्तियां राष्ट्रपति को भी हासिल है और एज वेल एज राज्यपाल को भी हासिल है। लघुकरण या कम्यूट का मतलब क्या है? किसी कठोर सजा की प्रकृति को बदलना। लघुकरण घटाना, उसका नेचर को बदलना। नेचर कैसा बदला जाएगा? अगर मृत्यु की सजा है तो फांसी की सजा को किस में बदल दो आप? आजीवन कारावास में। नेचर चेंज हो गया, देखो नेचर चेंज हो गया, सजा की प्रकृति को बदल दे रहा है ना। ये राष्ट्रपति के हाथ में ये शक्तियां हैं आर्टिकल 72 के तहत। परिहार का मतलब क्या है? सजा की प्रकृति को बदले बिना नेचर चेंज नहीं होगा, बल्कि इसको बदले बिना क्या करेंगे? सजा की अवधि घटाना। उसकी जो अवधि घटा दी, जैसे 5 साल का कारावास था, 15 साल का कारावास था, इम्प्रिजनमेंट, उसको घटाकर कितना कर दिए? 10 साल का कारावास कर दिए। 15 साल का कारावास को घटाकर क्या कर दिए? ये था, इसको घटा के क्या कर दिए? 10 साल कर दिए। देखो नेचर चेंज नहीं हुआ। जैसी सजा है, अगर सश्रम विथ लेबर बोला गया तो विथ लेबर, विदाउट लेबर बोला गया तो विदाउट लेबर। इसमें लेकिन फांसी को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास को कुछ कम अवधि का कारावास, ऐसे करके प्रकृति को चेंज कर रहे हैं। इसमें नेचर को चेंज नहीं करेंगे। विराम मतलब अपराधी की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए, इसका कोई अगर कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन है, सजा को रोकना, कुछ समय के लिए रोकना, ठीक है, या इसको चेंज करना है ना, सजा को परिवर्तित करना। जैसे अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर ये मिल गया, मृत्युदंड को परिवर्तित करना। लघुकरण नहीं है ना, लघुकरण एक अलग चीज है, वो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिक कंडीशन, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको हमने फांसी पे चढ़ा दिया तो उसका अजन्मा बच्चा, जिस बच्चे ने बर्थ लिया, जिसको इस दुनिया में आने का हक है, तो वो बच्चा भी तो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो स्पेसिफिक कंडीशन, कोई बहुत बुजुर्ग है, उस व्यक्ति के उम्र को देखते हुए उसकी सजा को अगर चेंज कर रहे हैं तो ये विराम कहलाए। प्रविलंबन का मतलब अगर राष्ट्रपति के पास अगर याचिका अगर क्या है, लंबित है, अगर राष्ट्रपति के पास याचिका लंबित है तो तब तक, जब तक फैसला ना आए तब तक सजा नहीं देना। प्रविलंबन यानी विलंब करना, ठीक है। अफजल गुरु के केस में 6 साल, ठीक है, और भी कुछ एक ऐसे बड़े केसेस हुए वहां पर 6 साल 11 साल इतना प्रविलंबन हुआ है, ठीक है। राजीव गांधी जी के हत्यारों को, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के हत्यारों को, ऐसे ऐसे करके उनकी याचिका कैसे रही, लंबित रही। और क्षमा का मतलब पूरी तरह क्षमा, ऐसे क्षमा जैसे अपराध हुआ ही ना, ऐसे मान के चलना, ऐसे मान के चलना। पूरी तरह से मतलब जीरो करना, टोटल जीरो करना, टोटल जीरो करना, ठीक है, टोटल पूरी तरह से क्या करना, जीरो करना, ठीक। तो ये 5 शक्तियां हैं राष्ट्रपति के हाथ में। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान कीजिएगा कि राष्ट्रपति ये कर रहा है, राज्यपाल भी ये कर रहा है। राष्ट्रपति किसमें करेगा, अपने सेंट्रल की लिस्ट में, और राज्यपाल किसमें करेगा, अपने स्टेट लिस्ट में। अगर कोई अपराध हुआ है तो राष्ट्रपति को सेंट्रल लिस्ट में ऐसे कोई भी अपराध हुआ है उसके तहत ये आपको तीनों चीज मिली हुई है, और राज्यपाल को अपने स्टेट लिस्ट के विषय पर ये क्षमादान की शक्तियां मिली हुई है, वो कार्यपालिका का प्रधान हुआ। बस एक चीज को ध्यान कीजिएगा
कि अगर जैसे मृत्युदंड, अगर यहाँ पर मृत्युदंड की भी सजा मिली तो सजा को भी क्या कर सकते हैं, जीरो। मृत्युदंड के खिलाफ मान लो फांसी की भी सजा मिल गई, वो भी जीरो हो सकता है, वो भी जीरो हो सकता है। ठीक, राष्ट्रपति कर सकता है सेंट्रल लिस्ट के विषय पर, ये सारी की सारी चीजें। राज्यपाल अपने स्टेट लिस्ट के विषय पर ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान कीजिएगा कि राज्यपाल जो रहेगा, ठीक है, इसको मैं दोनों के सजा के अंतर के तौर पर मैं लिखवा देता हूं, इसको मैं दोनों के सजा के अंतर के तौर पर मैं लिखवा देता हूं कि हमारे जो राज्यपाल जो महोदय जो रहेंगे, राज्यपाल महोदय जो रहेंगे, ठीक है, उनको कौन सी शक्ति इसमें से नहीं मिलेगी। ठीक है, ध्यान कीजिएगा, इसमें से कौन सी शक्ति उनको नहीं मिलेगी, ये ध्यान कर लीजिएगा। कौन सी शक्ति नहीं मिलेगी, ये ध्यान कर लीजिएगा। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियों में जो अंतर है, राज्यपाल को भी मिलेगी अपने, इनको किसके लिए मिलेगा, देखिए ये मिलिट्री कोर्ट की सजा को भी माफ कर सकते हैं। वही राज्यपाल को ऐसा कोई भी पावर नहीं है, राज्यपाल मिलिट्री कोर्ट की सजा को माफ नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की सजा को, क्योंकि वो केंद्रीय सूची में शामिल है। ये आपका सिर्फ केंद्र सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर नहीं करेंगे, है ना। और ये किस पर करेंगे, राज्य सूची के विषयों पर, क्षमादान, वो पांचों प्रकार के पावर यूज करेंगे। बस एक चीज ध्यान करना, जो यहाँ पर एक्सेप्शन है और इंपॉर्टेंट है, ये जो राज्यपाल जो रहेंगे वो इस मृत्युदंड की सजा को माफ, मतलब जीरो नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते। उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को क्या नहीं, वो जीरो नहीं कर सकते, है ना, पूरी तरह से वो उसको माफ नहीं कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकते। स्टेट लिस्ट के विषय की उस पर अगर मृत्युदंड मिला है तो ये किस्सा कहाँ जाएगा, ये किस्सा जाएगा कहाँ पर, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ही है जो मृत्युदंड को, चाहे वो केंद्र सूची पर हो चाहे वो राज्य सूची पर, माफ करेंगे, माफ कर सकते हैं। राज्यपाल मतलब राज्य के किसी अपराध के तहत, मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में डायन प्रथा, डायन अधिनियम है एक, टोनी प्रताड़ना अधिनियम, उसके तहत मान लीजिए अदालत ने फैसला सुनाया किसी व्यक्ति के खिलाफ कि इसने फलाना व्यक्ति को टोनी बोल के प्रताड़ित किया, मान लीजिए, है ना, एक्चुअल उसमें सजा इतनी कठोर नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि कोई एक ऐसी सजा मिल गई जिसमें फांसी है सीधे, तो वो व्यक्ति अपील करेगा राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल उसको क्षमा कर सकते हैं। क्षमा का मतलब लघुकरण कर सकते हैं, ठीक है, चेंज कर सकते हैं, प्रकृति को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से जीरो, क्षमादान का मतलब पूरी तरह से जीरो करना, पूरी तरह से जीरो नहीं कर सकते। पूरी तरह से जीरो करने के लिए वो किसका कहा जाएगा, सीधे राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति केंद्र सूची के विषयों पर और स्पेसिफिक कंडीशन, कौन सा, मृत्युदंड के कंडीशन पर वो क्षमा कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान कीजिएगा। इसके साथ दो चार चीजें नोट कर लीजिएगा, है ना, इसके साथ दो चार चीजें नोट कर लीजिएगा कि जो क्षमादान की शक्ति है, आर्टिकल देता है ना, संवैधानिक शक्ति है मतलब, पर राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है, मनमर्जी से माफ करते नहीं रहेंगे। किसकी सलाह पर करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब जो हमारा मंत्रिमंडल है वो बोलेगा इस व्यक्ति को क्षमा करना है, ये किस्सा है, उसकी सलाह पर। जो अपराधी है वो जाके राष्ट्रपति के सामने मौखिक सुनवाई नहीं करेगा, जाके माफ करवा दो हुजूर, ये वाला काम नहीं कर सकता। वो सिर्फ चिट्ठी लिखेगा, फलाना फलाना फलाना, जेलर के माध्यम से स्टेट के गृह मंत्री या जैसा भी गृह मंत्री के माध्यम से फिर सेंटर में पहुंचेगा, वहां से फिर वो जाएगा कहां पर, आपका
राष्ट्रपति के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी तो क्षमा करेंगे, अपनी मर्जी से क्षमा नहीं करेंगे, ध्यान कर लीजिएगा, है ना। और क्या इस शक्ति, इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में? तो पहले था कोर्ट चैलेंज नहीं करती थी। राष्ट्रपति आधार बताने के लिए बाध्य नहीं है, किस आधार पर वो माफी दे रहे बात जानने बताने के लिए बाध्य नहीं है, इस चीज का ध्यान कीजिएगा। लेकिन राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कोई धार्मिक आधार पर, कोई राजनीतिक आधार पर, कोई जातिगत आधार पर मनमाने तरीके से इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते कि मैं फलाने धर्म का हूँ, ये भी फलाने धर्म का है तो इसको माफ करवा देते, ये नहीं हो सकता। इस आधार पर न्यायालय सुन सकता है, मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आधार बताने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, लेकिन अगर उन चीजों को अगर गलत तरीके से लागू किया राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, तो फिर उस चीज की सुनवाई हो सकती है। मतलब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ये शामिल है, ये ध्यान कीजिएगा। पहले ये नहीं था आज की डेट में, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो ये जुडिशियल रिव्यू इस चीज का हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। ये राष्ट्रपति की आपकी क्षमादान की शक्तियां हैं और इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं। क्लियर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पांचों को पूछा है कूट बना के, कौन कौन सी शक्तियां हासिल है छत्तीसगढ़ पीएससी ने। क्लियर, चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल कौन सा है हमारे पास? अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति, ठीक है, अध्यादेश की शक्ति। द ऑर्डिनेंस पावर। व्हाट इज ऑर्डिनेंस पावर? ऑर्डिनेंस पावर का मतलब क्या होता है कि भारत में देखिए एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा से कोई बिल निकला, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा से साइन हुआ, कहाँ पहुंच गया? प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट का साइन हो गया, कानून बन गया। ये नंबर 1 कंडीशन, कानून यहाँ से गया, विधेयक। दूसरा कंडीशन, राज्यसभा से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लोकसभा गया, लोकसभा से राष्ट्रपति के पास गया, उनके साइन के बाद क्या बन गया? कानून बन गया। तो ये लोग तो तभी जब साइन करेंगे जब वो संसद में दिल्ली में बैठ रहेंगे, और साल में इन लोग 3 ही बार बैठते हैं। बजट सेशन फरवरी से मई, मानसून सेशन जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। उसके अलावा नहीं बैठते। और अब देश में अनिवार्य तौर पर एकदम मतलब आकस्मिक किसी कानून की जरूरत है, तो कानून कैसे बने? कानून बनाने वाले लोग तो नहीं, तो क्या करेंगे? इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे। अभी प्रोसेस इधर से स्टार्ट हुआ था, अभी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? प्रेसिडेंट के साइन से स्टार्ट कर देंगे, और इसको आगे चलकर, ठीक है, प्रेसिडेंट के साइन से एक कानून निकल जाएगा सिंगल साइन से, और इसी कानून को क्या बोलेंगे? अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब क्या हुआ? हमारे जो अधि है, हमारे जो सबसे सुप्रीम जो पर्सन है, बॉस हमारे, उनका आदेश, अध्यादेश। इस कानून को क्या बोलेंगे? अध्यादेश। इनके सिंगल साइन से कानून बन जाएगा, और फिर बाद में भविष्य में चलकर उसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा। इसकी अवधि जो रहती है 6 माह, अधिकतम 6 माह। तो 6 माह के भीतर इसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कानून बनाने की शक्ति बेसिकली किनकी है? इनकी। ये चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे, यही लोग कानून बनाएंगे। ये लोग अगर अवेलेबल नहीं है तब के केस में राष्ट्रपति बना रहे हैं, लेकिन ये लोग अवेलेबल है तो राष्ट्रपति कानून नहीं बनाएंगे, अध्यादेश नहीं बनाएंगे। इसका मतलब राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनकी आपका विधायिका के समांतर शक्ति नहीं है। ठीक है, विधायिका के पैरेलल पावर नहीं है, लेजिस्लेचर के पैरेलल पावर वो नहीं है। इस चीज को ध्यान कीजिएगा। ठीक, ऐसी स्थिति में इसका मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसी स्थिति जब किसी कारण से विधायिका कानून बनाने के लिए उपलब्ध ना हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति के एकल हस्ताक्षर से एक कानून बन जाता है, जिसकी वैधता 6 माह होती है। इसे ही हम अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कहते हैं। इस चीज को आप लोग लिख लीजिए, है ना? इस चीज को आप लोग लिख लीजिए। जब, चलो मैं लिख देता हूं, आप लोग भी क्या याद करोगे? ठीक है, जब विधायिका कानून बनाने हेतु उपलब्ध ना हो, तो राष्ट्रपति के सिंगल एक पर्सन के साइन से बना कानून ही क्या है?
अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। ठीक, अवधि कितनी रहती है इसकी? 6 माह। ठीक है, जैसे कानून काम करता है वैसे वो भी काम करेगा, जैसे कानून काम करता है वैसे अध्यादेश का भी प्रभाव वैसे ही रहेगा। बस समझ लो कैसा ये अस्थायी कानून है, टेम्पररी एक्ट है, टेम्पररी एक्ट जिसकी अवधि कितनी है? 6 माह। कानून की अवधि तो बहुत लंबी होती है। नागरिकता कानून 1955 में पारित हुआ था, चल ही रहा है आज तक, क्योंकि संसद में पारित हुआ था। पर कोई अध्यादेश होता है कितने माह के लिए होता है? 6 माह के लिए। 6 माह के अंदर उसको फिर साइन कराना पड़ेगा लोकसभा और आपका राज्यसभा से। तो ये चीज को ध्यान कीजिएगा। अवधि कितनी है आपकी? अधिकतम 6 माह, मैक्सिमम 6 मंथ की वैलिडिटी, ध्यान रहेगा। चले आगे, चलिए। और ये आपका एक लाइन लिख लीजिएगा, विधायिका के समांतर शक्ति नहीं है। ठीक है, नॉर्मल विषयों पर कानून जारी होगा, संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं होगा। ठीक है, धन विधेयक के लिए, ठीक है, ये सब चीजों के लिए क्या है? अध्यादेश जारी नहीं होगा। अच्छा, अध्यादेश कब जारी होगा, कब जारी नहीं होगा? कब जारी होगा, कब जारी नहीं होगा? इनकी जो बैठकें हैं, ये अगर पहला कंडीशन है, ये अगर सिटिंग में है, ये सिटिंग में नहीं है, तो अध्यादेश जारी हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, ये सिटिंग में नहीं, ये नहीं बैठे, ये नहीं बैठे हैं, ये बैठे हैं, तो जारी नहीं होगा। दोनों अगर नहीं बैठे तो जारी होगा। चौथा कंडीशन, दोनों अगर बैठे हैं तो किसी भी हाल में राष्ट्रपति उस डेट पे साइन नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए कि 14 जुलाई दोनों सदनों का अंतिम दिन है, अंतिम कार्य दिवस है। मान लीजिए एक का 14 जुलाई है और एक का 17 जुलाई है। ठीक, तो 14 जुलाई को अध्यादेश जारी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सदन है, बैठे हैं, और शक्ति किसकी? इसकी। तो कानून यहीं से पारित होकर फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। 14 जुलाई को पारित नहीं कर सकते। लेकिन 14 जुलाई को एक हाउस हट गया, एक हाउस मान लो हट गया 15 जुलाई से, तो 16 और 17 जुलाई को लोकसभा बस है, कानून दोनों से पारित कराना है, दोनों में एक भी नहीं है, तो अध्यादेश जारी हो जाएगा। आए समझ में ना? ठीक, तो 16 और 17 जुलाई को अध्यादेश जारी किया जा सकता था। ठीक, और मान लीजिए 18 जुलाई को तो दोनों ही नहीं है, तो दोनों ही नहीं है, तो फिर अध्यादेश जारी हो जाएगा। क्लियर रहेगा? तो ये है अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इश्यू द ऑर्डिनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है राष्ट्रपति की, ध्यान कीजिएगा। ठीक, विधायिका के समांतर शक्ति लेकिन नहीं है। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज ध्यान कर लीजिएगा, संविधान संशोधन इससे नहीं हो सकता। ठीक, और जैसे बैक डेट पे हम लोग आपराधिक कार्रवाई, क्रिमिनल लॉ को लागू नहीं कर सकते, वैसे इसमें भी रहेगा। ठीक है, जारी हो जाएगा लेकिन लागू वैसे नहीं होगा, है ना, बैक डेट से नहीं रहेगा इफेक्ट में। तो ये चीज, इतनी चीजों को ध्यान कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और, मैंने बोला 14 जुलाई और 17 जुलाई, अच्छा 6 महीने बाद अब बैठे, या तो 2 महीने बाद ही बैठ गए, है ना, जैसे जुलाई में खत्म हुआ सेशन, अगस्त खाली है, सितंबर मतलब आपका मई में खत्म हुआ, जून खाली है, आपका जुलाई में फिर बैठ गए, तो जैसे ही सदन बैठेगी तो उसके पास पास कराने लेके जाना है। बस 6 माह इसीलिए कि संसद के 2 सदनों के बीच में अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह हो सकती है, ऐसा लिखा गया है। तो इसीलिए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जनरली 2 सत्र के बीच, 2 सेशन के बीच गैप 6 माह नहीं होता, 2 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने बाद जब भी सदन फिर बैठे दोनों, तो दोनों जगह इंडिविजुअल पारित कराना है, जो भी प्रोसेस है उससे। ठीक, दोनों जगह अगर पारित हो गए तो फिर कानून बन जाएगा। अगर दोनों में एक ने भी मना कर दिया या दोनों ने मना कर दिया तो वो अब कानून नहीं बनेगा, ध्यान कीजिएगा, है ना। वापस इस प्रोसेस को हमने रिवर्स तो कर दिया था इमरजेंसी के लिए, लेकिन उसको वापस प्रोसेस पे लाना है, जनप्रतिनिधियों से साइन कराना है। और इसके बाद क्या रहेगा फिर? अच्छा, दोनों हाउस अलग अलग डेट पे बैठ रहे हैं तो ठीक है, दोनों हाउस को टाइम कितना देंगे? तो हम लोग 6 सप्ताह का टाइम देंगे। जब लोकसभा बैठी और राज्यसभा बैठी, दोनों एक डेट पे बैठी तो 6 सप्ताह का समय, 6 सप्ताह का वर्किंग डे। लेकिन अगर दोनों अलग अलग तिथि पे बैठ गई तो लोकसभा मान लीजिए कि आपका 17 अगस्त को बैठी और राज्यसभा मान लो 20 अगस्त को बैठी, तो बाद में जो प्रारंभ होगा, जो सेशन बाद में जो सदन बैठेगी, उससे 6 महीने के 6 सप्ताह के अंदर उसको पास कराना है। ठीक है, 6 माह मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन जनरली होती नहीं है।
ठीक है, मान लीजिए कि जुलाई में ये चीज सेशन खत्म हुआ, 1 मई में खत्म हुआ, उसके बाद अगली बार संसद कब बैठ रही है, लोकसभा और राज्यसभा, मानसून सेशन के आ गया जुलाई में, तो 6 महीने कहाँ बचा, वो तो 2 ही महीने में आ गया। तो उस 2 महीने के बाद उसको तुरंत के तुरंत लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित करवाना है। कितने दिन के अंदर? 6 सप्ताह के अंदर। ठीक, 6 सप्ताह के अंदर। 6 सप्ताह के अंदर अगर पारित नहीं हुआ तो लैप्स। एक जगह पारित हुआ, दूसरी जगह पारित नहीं हुआ तो लैप्स। दूसरी जगह पारित हुआ, पहली जगह पारित नहीं हुआ तो लैप्स। दोनों जगह पारित नहीं हुआ तो लैप्स। डेट कब से लेंगे? तो दोनों सदन अगर अलग अलग तिथि पे बैठ रही है, मान लीजिए लोकसभा आपका 14 जुलाई को बैठ गई और राज्यसभा मान लीजिए आपका 20 जुलाई को बैठ रही है, तो 20 जुलाई से 6 हफ्ते के समय को लेंगे। सिर्फ लोकसभा का काउंट नहीं करेंगे, उस 6 हफ्ते तक वो जिंदा रह सकता है अधिकतम, बिना किसी प्रयास के। उसके बाद ऑटोमेटिक वो लैप्स हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 71, 72 एंड 123 पढ़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपके लिए, चीज़ों को समझिएगा। लेक्चर अगर क्लियर ना हो पाए तो एक बार फिर से पॉज करके फिर से बैक जाके देखिए, सारी चीज़ें आराम से समझ में आएंगी आपको। और क्वेश्चंस बनाइए, एमसीक्यू मैं भी आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा जरूर। ठीक है, चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। उज्ज्वल एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।